नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त और बहुत ही उम्दा हैं आप सभी। वेरी गुड। क्या पढ़ लिया था लास्ट? कौन कौन से तत्व हो गए थे? अम्मा खड़ी है, जुड़ जाओ यार फटाफट। ठीक है, कैल्शियम हो गया था। कंपाउंड या यौगिक पढ़ रहे हैं हम तत्वों के। और 7th नंबर की क्लास है आज। मेटल नॉन मेटल के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग। और 7वें नंबर की क्लास है आज। राधे राधे, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ठीक है। नमस्ते नमस्ते, जुड़ जाओ फटाफट। ठीक है, मेरी भी आज 5 मिनट 30 मार्च तक हो जाएगी। वो तो जानी चाहिए। कैल्शियम ही हुआ था ना लास्ट? ये टॉपिक कब तक चलेगा? जब तक कंपाउंड पूरे नहीं हो जाते तब तक तो चलेगा। हाँ। अब क्या ही कर सकता हूँ, मैं छोड़ तो सकता नहीं हूँ ना। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। द्रव्यमान कितना होता है भैया? सीधी सी बात है, 26.9, लगभग 27 के आसपास होता है। एल्यूमिनियम क्या है? एक पी ब्लॉक में आने वाली मेटल या धातु। किसके समान दिखती है ये? लुक लाइक सिल्वर। चांदी के समान दिखाई देती है। अर्थ के क्रस्ट की बात करें, जिसे आप भूपर पर्टी कहते हैं। भूपर पर्टी। तो अर्थ के क्रस्ट में 3rd नंबर का एलिमेंट है ये। तीसरा नंबर आता है ओवरऑल में। ठीक है। और अर्थ के क्रस्ट में मेटल में कौन से नंबर पर आता है? पृथ्वी में पाई जाने वाली धातुओं में कौन से नंबर पर आता है? 1st नंबर पर। तो भूपर पर्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातुओं में ये पाया जाता है। ये संयुक्त अवस्था में अपने ऑक्साइड के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो भूपर पर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ओवरऑल 3rd नंबर होता है इसका। अब कौन से इसके ऑक्साइड्स हैं? सबसे फेमस ऑक्साइड कौन से हैं इसके, जैसे आपने नाम सुना होगा?
Al2O3.2H2O, ये इसका ऑक्साइड जिसका नाम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, Al2O3 जिसे कोरंडम कहा जाता है। इसी तरह से एक फेमस होता है जिसे फेल्सपार कहते हैं, K2OAl2O3, है ना। डॉट सिलिका, दो मोलिक्यूल सिलिका के निकलते हैं, और तीन तीन दूना छः हो जाएंगे, तो छः, 6S है ना, 6SiO2, इसे कहते हैं फेल्सपार। ये तीन ऐसे अयस्क हैं जो सबसे फेमस है। ठीक है। बॉक्साइट को, इनसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने के लिए हूप विधि का यूज करते हैं। किसका करते हैं? खम्मा खड़ी नमस्कार। ठीक है। ओके। तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, धातु है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, इसीलिए तो एल्यूमिनियम की केबल वगैरह आती है, तार वगैरह आते हैं, यूज किए जाते हैं एल्यूमिनियम के। करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यूज करते हैं। चलिए बढ़े आगे। ये एक प्रबल अपचायक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इजीली ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट करवाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बेसिक सी ध्यान रखनी है। वेरी गुड। HCl से क्रिया कराने पर ये कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं ना। और यदि हम इसकी क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा। तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं, पेंट में करते हैं, पेंट क्या, बर्तन बनाने में करते हैं, है ना। और इसके अलावा और कहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना, केबल बनाने में यूज़ करते हैं। कुछ पन्नियाँ होती हैं, मिठाइयों को सजाने का जो वर्क आता है, मिठाइयों के ऊपर नहीं होता, तो एल्यूमिनियम के यूज़ देख लेना, है ना। ये देखो कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, साथ ही साथ देखो अब आपके दो काम हो रहे हैं। आप अपना पहली क्लास खोलिए, आप जो सोच रहे हो ना कि सर आप इनको क्यों डिटेल करा रहे हो, आप तो कंपाउंड करवा दो। आपका एक टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, आपने देखा, है ना। जब आपने इस चीज को देखा, धातु, अधातु एवं उपधातु, तो उसमें कुछ धातुओं के बारे में हम विस्तृत नहीं पढ़ पाए, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। आगे का भी जब कोई चीज आएगी ऐसी, तो मैं कह दूंगा हम वहां पढ़ चुके हैं। तो एक बार अगर कोई चीज आधी अधूरी पढ़े फिर इसको वहां पढ़े, तो ये भाई यही यहाँ चल रहा है, साथ ही साथ निपटा देते हैं, है ना। थोड़ा टाइम इसी में ज्यादा लग जाएगा, और क्या होगा। ठीक है। तो यूज कहाँ पर होता है? बर्तन में, विद्युत के तारों में, घरों पे जो खंभों पर लाइट आती है वो तो एल्यूमिनियम की ही है खासकर। अब दूसरी चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है,
सिगरेट की पैकिंग होती है तो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है डब्बी खोलने पर, वहां पर जो पैकिंग होती है, और मिठाई को सजाने वाला वर्क। मिठाई को सजाने वाला वर्क में। रोटियां लपेटने के लिए भी एल्यूमिनियम फॉइल आती है, तो ये चीज ध्यान रखना। सिल्वर फॉइल बोलते हैं ना जिसको, वो एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है। पाँव में दर्द, वो है अभी बना हुआ है थोड़ा सा। चलिए। आपने विरंजक चूर्ण वाला नहीं बताया था, विरंजक चूर्ण रह गया था क्या? कोई बात नहीं, अब इसको कंप्लीट करा के वो करवा दूंगा। है ना, इसीलिए तो मैंने आते ही पूछा था आपसे, क्योंकि मेरा कल स्वास्थ्य ठीक नहीं था कि भाई कहाँ तक हो गया था। आपने बोला था कि सर कैल्शियम हो गया, बच्चों ने कैल्शियम हो गया, तो भाई मैं अगले पे आ गया। अगर आप उस कंपाउंड का ही नाम बोल देते कि सर यहाँ तक हुआ है, तो मैं उसके आगे करवा देता, लेकिन अगर ब्लीचिंग पाउडर बचा है तो मैं करवा दूंगा, मत घबराओ आप, ठीक है। मैं करवा दूंगा। मैं करवा दूंगा, मत परेशान हो, मैं करवा दूंगा। ठीक है। हेलो। दो रह गए थे। ठीक है, दोनों इसके बाद करवा दूंगा, एल्यूमिनियम के बाद करवा दूंगा। ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। थर्माइट रिएक्शन। क्या होती है थर्माइट अभिक्रिया? रेलवे पटरी एवं मशीन के पुर्जों को जोड़ने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं, रेलवे पटरियों को वेल्डिंग करके नहीं जोड़ा जा सकता। है ना, कभी उनको जोड़ना होता है तो थर्माइट प्रक्रिया बिल्कुल पिघलाते हैं और उसका यूज करते हैं। तो सर ऐसे में क्या होता है? ऐसे में भैया, है ना, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड जो होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और एल्यूमिनियम लिया जाता है यहाँ पर, एल्यूमिनियम भी सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है। अब इनको बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, बिल्कुल कि ये एकदम लिक्विड की तरह हो जाए। और जब ये एकदम लिक्विड की तरह हो जाते हैं, तब ये आयरन जो होता है ये अलग हो जाता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है Al2O3, जो उस लोहे के ऊपर एक परत चढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये जो लोहा होता है ये लिक्विड अवस्था में चला जाता है इसके दो मोलिक्यूल के। Al2O3 ये भी यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आ जाता है। कैसे में आ जाता है? इसके ऊपर एक लेयर बन करके Al2O3, ये सॉलिड स्टेट। और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर हीट दिखाई देती है, ऊष्मा, क्योंकि भाई ये पिघल में ना, पिघला करके उस सांचे में भरे जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में कभी आपसे पूछा जाए कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने की विधि क्या कहलाती है, तो थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? थर्माइट रिएक्शन। सर हमने एक डाउट पूछा था ग्रुप ने 2 दिन से। बेटा देखो, है ना, आप डाउट ग्रुप में अगर सिर्फ ऐसे ही पूछ लेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। है ना, डाउट ग्रुप में जब आप पूछते हो तो उसमें फिर आप अपना प्रश्न लिखने से पहले @ और टीचर, जैसे आप मेरा लिखेंगे राहुल, तो सिर्फ राहुल मत लिखना, उसमें राहुल जैसे लिखोगे तो ऊपर एक नाम आ जाता है। आप सर्च करते हो ना किसी को टैग करने के लिए, जैसे इंस्टा वगैरह पे टैग करते हो, तो वैसे वहां पर एक नाम आ जाता है। तो राहुल पालीवाल सर साइंस करके जो नाम आएगा आप उस पर क्लिक करना, तो वो मैसेज मुझे दिखाई देता है। आप अगर नॉर्मली मैसेज करके छोड़ देते हैं तो वो मैसेज हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक टेलीग्राम ग्रुप में एक एवरेज, जैसे अभी राजस्थान वाले में तो इतने बच्चे नहीं है, फिर भी 100 150 200 मैसेज तो होते होंगे। यहाँ सर होते होंगे। अब एक एक मैसेज देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब आप सोचते होंगे सर एक ही तो ग्रुप है, देख सकते हैं। नहीं भाई, मेरे पास कम से कम 15 ग्रुप है जिनमें मैं डेली जवाब देता हूँ। ठीक है, तो जिन जो टैग हमें दिखाई देते हैं, जिनमें हम टैग होते हैं, हम उन सभी के जवाब दे पाते हैं। लेकिन अगर आपने हमें टैग नहीं किया, या अधूरा टैग, ऐसा टैग कि सिर्फ आपको पता चल गया आपने @ राहुल लिख दिया, लेकिन मेरे पास तो मैसेज आया ही नहीं, जब तक मैं उसमें टैग नहीं होऊंगा वो संदेश मुझ तक नहीं पहुंचता। मतलब हमको फिर एक एक पढ़ना पड़ते हैं, और वो एक एक पढ़ने इतना समय नहीं है। ठीक है, तो आप हमें टैग किया करें, तो वो मैसेज हम तक आता है और हम उसका जवाब दे पाते हैं। फिर अदरवाइज आपका ये डाउट रहेगा, आप तो जवाब ही नहीं देते हो, आप तो ये नहीं करते हो, आप तो वो नहीं करते हो। तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर @ करके हमें टैग किया करिए, तब आपको आपका जवाब प्रॉपरली मिल जाया करेगा। ठीक है, तो कल जितने भी बच्चों के एक आध दिन में डाउट थे वो मैंने सभी के जवाब दिए हैं। ठीक है, तो डाउट पूछने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, और 1 घंटे में आप एक ही मैसेज कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम के फेमस कंपाउंड है, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा निकल करके आए। तो सबसे फेमस की बात कर लेते हैं हम लोग भैया, जिसका नाम है पोटाश एलम। तो एल्यूमिनियम के कंपाउंड की बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। पोटाश एलम, या फिटकरी इसको कहते हैं, या कभी कभी पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट भी कहते हैं। चलिए, ठीक है, गुड। अब भाई पोटाश एलम या फिटकरी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ करते हैं? जल शोधन में, कपड़ों की रंगाई में, जीवाणुनाशक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। तो यूज कहाँ करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट, जल उपचार में। ठीक है, और कहाँ पर करते हैं? कपड़ों की रंगाई में, जहाँ जल शोधन किया जाता है वहां कपड़ों की रंगाई। कपड़ों की रंगाई में क्यों करते हैं पता है? कपड़ों पर जो रंग चढ़ाते हैं, तो रंग को अच्छे से चढ़ा दे इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेडिसिन या औषधि सेक्टर में भी यूज करते हैं। जैसे कि पुराने समय में नाई की दुकान पर रखा होता था, चोट लग जाती थी तो वो है ना, कट लग जाता था तो ये इसको घिस देता था।
ये दो काम करता है। एक तो जीवाणुनाशक, बैक्टीरिया को मार देता है, और इसका उपयोग रक्त का थक्का में भी करते थे। कभी कट जाता था तो फिटकरी को घिसते थे ऊपर ऐसे कर करके। ठीक है, तो ये काम होता था इसका। इसका एक Al2SO4 भी बोल देते हैं, वो भी सेम सारे काम यही करेगा, ये इसी का घटक होता है। ठीक है, एक होता है AlCl3। AlCl3 को क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके बाद कैल्शियम के कौन से दो बाकी रह गए थे? दोनों के नाम लिख देना, मैं बता अभी इसके बाद वही कर लूंगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड सफेद रंग का होता है, पेट्रोलियम शोधन में, कृत्रिम रबर में, और गैसोलीन निर्माण के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जैसे कि बहुत सी जगह स्मेल ज्यादा बढ़ जाती है, दुर्गंधनाशी के तौर पर इसका यूज किया जाता है। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एंटी पेरिस्पेरेंट। ठीक है, दुर्गंधनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो दुर्गंधनाशक के तौर पर, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये कुछ स्प्रे होते हैं, है ना। इनमें मुझे जहां तक लगता है इस केमिकल की कुछ क्वांटिटी तो होगी, अगर इन्होंने लिखी हो। भाई साहब, इसके इंग्रेडिएंट में पता है क्या है? LPG है, मतलब ये आंख पकड़ेगा यार। ट्राई करें, करवा के देखते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट प्रेग्नेंट। ठीक है, होल्ड अपराइट। इसमें केमिकल का नाम नहीं लिखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं द प्रोडक्ट इज फ्लेमेबल, ये आग पकड़ता है। कंटेंट अंडर प्रेशर, डू नॉट एक्सपोज टू टेम्परेचर। 50 डिग्री से ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर रियलिटी में इसके अंदर LPG भर रहे हैं तो ये आग पकड़ना चाहिए। बुझ गया यार, ये तो लो क्वांटिटी में था क्या? है यार, फ्लेमेबल है। ठीक है, दिखी होगी आपने आग ऐसे निकलते हुए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, मेरा स्टूडियो है, जल जाएगा कभी तो। ठीक है, बाकी हाँ, LPG का यूज़ कर रहे हैं यार इसको बनाने के लिए। एक ये सही है, इसका तो मुझे पता था, एक्वा सॉल्वेंट, देखो इसके अंदर मिलाया इन्होंने प्रोपलेंट, है ना, लेकिन इसका नहीं पता था भाई कि LPG मिला रहे हैं अंदर। बताइए आप। ठीक है, फिर आग तो ये भी पकड़ेगा क्योंकि प्रोपलेंट है इसके अंदर। इसको लगा के देखते हैं। देखा आपको? भाई साहब, आग तो इसने भी पकड़ी, खैर ये तो प्रोपलेंट था, इसका तो मुझे पता ही था कि ये पकड़ेगा। लेकिन इसका इतना अच्छा नहीं पता, LPG मिला दी इनने। ठीक है, चलो। ठीक है, हाँ, तो ये दुर्गंधनाशक के तौर पर ये नहीं जलता है ना। इसके अंदर ये प्रोपलेंट है, ये तो बहुत अच्छे से आग पकड़ रहा है क्योंकि ये भरा हुआ है। ये इतना कम इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि खत्म हो गया है ना, तो आग तो ये भी पकड़ रहा है। चलो, तो दुर्गंधनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन, कृत्रिम रबर निर्माण में भी करते हैं।
कृत्रिम रबर निर्माण में भी किया जाता है। इसका एक बड़े पैमाने पर यूज, दोस्त याद रखिएगा, ऑफलाइन बेच भी है क्या, या ऑफिस लाइन बेच भी? ऑफलाइन नहीं है बेटा, ऑनलाइन ही। ये क्या थे? ये रूम फ्रेशनर्स आते हैं ना रूम के अंदर, है ना, आपने देखा होगा किसी रूम में लगातार अगर आप ज्यादा समय तक होते हैं तो वहां पर ये स्प्रे करते हैं इनका। तो भैया इनके अंदर वो आप जो डीओ लगाते हो ना, उनमें भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो मेरा चेक करने का पर्पस ये था कि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। तो इन्होंने केमिकल में सिर्फ ये लिखा है, प्रेग्नेंस एक्वा सॉल्वेंट प्रोपेलेंट है इसके अंदर। ठीक है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि इसके अंदर क्या केमिकल है, क्योंकि बिकेगा नहीं तो। ठीक है, और पर इस कंपनी ने तो हद कर दी भाई साहब, एलपीजी गैस भर मारी इसके अंदर। और जैसे ही एलपीजी की बात निकली तो मेरे माइंड में आया कि आग लगाई जाए इससे। चलिए, तो दुर्गंधनाशी के रूप में, पेट्रोलियम शोधन में, कृत्रिम रबर निर्माण में, और एक सबसे मेन चीज कहाँ पर, गैसोलीन के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, कौन कौन से दो बज गए थे बता दो। कौन कौन से दो बज गए थे? कैल्शियम में बज गए थे ना कुछ। कैल्शियम के कंपाउंड बज गए थे दो। CaO Cl2 कहते हैं कभी कभी इसको, या इसका जो ओरिजिनल जिस तरह से इसको लिखा जाता है वैसे लिखो, CaOCl.Cl। CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये आपने जो डिब्बी, ये माचिस है भाई, बड़ी माचिस आती है ना, ये माचिस है, माचिस की तीली है ये। माचिस है, माचिस बड़ी वाली माचिस है, छोटी आती है ना इसमें, ये बड़ी माचिस। ठीक है, ये माचिस पे ये जो लगा होता है, ठीक है, ये रेड फॉस्फोरस होता है, और इसके साथ में कांच का चूरा, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर लगाते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण जनरेट होता है। ठीक है, एक और कौन सा बाकी रह गया था? हाँ, ये तो मैं करवा दूंगा अभी। जिप्सम तो करा दिया था यार। विरंजक चूर्ण बाकी था। तो विरंजक चूर्ण ही तो है ये। कैल्शियम कार्बोनेट बाकी था, ठीक है। अमीर वो बड़ी माचिस, अरे देवता, 10 रुपए की आती है ये। ठीक है, हाँ, 10 रुपए की माचिस है ये। वो 10 लाते हैं, वो दिखती नहीं है, पूजा जहाँ होती है वहां पे, ठीक है, भगवान के पास रखते हैं तो गायब हो जाती है, ये बड़ी वाली कौन ले जाए उठा के। ठीक है, नहीं तो भाई साहब हमारे यहाँ क्या होता है, एक मंदिर जा रहे हैं, माचिस ले जा रहे हैं, वो वापिस ही नहीं आ रही है। तो ये जब से रखी है, आज 4-5 महीने हो गए, खत्म नहीं होती, एक तो दिन भर में 1-2 बार लगती है ना। चलिए, विरंजक चूर्ण भी इसे ही कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक का मतलब क्या होता है पता है?
रंग को उड़ाने वाला। रंग उड़ा देता है। ठीक है, कपड़ों अगर ब्लीच कर दे किसी का तो ये रंग उड़ा देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये अभी हमने एल्यूमिनियम तक पढ़ा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर रंग को उड़ाने वाला, है ना। तो रंग उड़ा देगा, अगर हम इसको सर कपड़े डाल दे इसमें तो हो जाएगा बिल्कुल। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो सीधी सी बात है, इसका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके निर्माण की कुछ विधियां हैं, लेकिन विधियां तो पेपर में कभी नहीं आती। ये पूछते हैं इसके निर्माण में किसका योगदान होता है। तो निर्माण में तीन चीजों का योगदान होता है भैया। तो निर्माण के लिए या तो आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो, और एक यहाँ पर क्लोरीन गैस। इनके बिना ये कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो इसकी क्रिया पानी के साथ करवाते हैं, तो CaOH ट्वाइस बनता है। और जब इस CaOH ट्वाइस की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो CaOCl डॉट Cl प्लस पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। किस गैस का यूज करते हैं? क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। कभी अगर ये पूछ ले कि बताइए इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर निर्माण किससे करते हैं, तो औद्योगिक स्तर पर इसके निर्माण की जो विधि है, औद्योगिक स्तर पर इसके निर्माण की जो विधि है, ठीक है, होली में यूज कर सकते हैं? नहीं भैया, ये चीजें हमारे स्किन के लिए नहीं है, कपड़ों के लिए है वो, कपड़ों के लिए है वो, है ना, याद रखिएगा। हाँ, कर सकते हो। ठीक है। एक विधि है बेकमैन संयंत्र विधि, एक है हेजेन क्लेवर विधि। तो बेकमैन विधि या फिर हेजेन क्लेवर विधि। इन दो विधियों के द्वारा, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर इसकी आवश्यकता होती ही है। क्या करता है ये? ठीक है, तो इसके बड़े पैमाने पर यूज है। CaOCl2 के यूज क्या है, उपयोग क्या है? भाई साहब, एक तो जल उपचार में, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन गैस का भी यूज करते हैं। क्लोरीन गैस का भी प्रयोग होता है। सिर्फ अकेले भी क्लोरीन का यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो क्लोरीन गैस होती है ये टॉक्सिक होती है, विषैली होती है, जिससे हानिकारक जितने जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस का उपयोग यहाँ पर, है ना, का भी उपयोग होता है। टॉक्सिक या विषैली होती है, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक शिव भक्त होकर के आप स्मोक, देख भाई एक बात कहूंगा, ठीक है, भगवान को नशे के नाम पे बदनाम ना करो, है ना। और पहली बात, ये चीज़ आप मुझसे कहने के लायक भी नहीं हो। दूसरी बात कि भगवान को नशे के नाम पर बर्बाद मत करो। उन्होंने तो जहर पिया था इस दुनिया को बचाने के। तुम फिनाइल पी के ही दिखा दो, इतना ही भगवान का प्रसाद प्रसाद तुम करते हो, तो एक फिनाइल पी के ही दिखा दो। उनने तो जहर पिया था, तुम एक शीशी फिनाइल की पी के दिखा दो।
नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसे क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण कहते हैं। अब कितनी बड़ी मूर्खता है, सोचो ना आप। नशे को भगवान से जोड़ दिया ताकि अपने आप की मनो इच्छा पूर्ति करना किसी और पर डाल दिया। गजब है। तो भैया फिर तुम उन देवताओं के समक्ष क्यों नहीं जाते, उनकी एग्जाम्पल क्यों नहीं देते जिन्होंने अपने शीश ही चढ़ा दिए हैं? आप उनकी तरह क्यों नहीं होते, द्रोणाचार्य, है ना? भाई सीधी सी बात है, एकलव्य ने अपना अंगूठा दान दे दिया गुरु को, वैसे क्यों नहीं बनते? नकारात्मकता को तो आप कूट कूट कर एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन सकारात्मक कहीं पर किसी ने कुछ कर रखे हैं तो वो करते हो क्या? है, हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व लूटा, है ना, न्योछावर कर दिया सच बोलने के पीछे, तुम कहते हो क्या? बस नकारात्मक चीज की ओर तुरंत आकर्षित हो जाते हो। है ना, जल उपचार में किया जाता है, CaO Cl2 का यूज ब्लीचिंग में तो करते ही हैं, आप सभी जानते हो। ये कीटाणुनाशी के रूप में यूज में लाया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में। स्विमिंग पूल को साफ करने में। नंबर 4। हाँ, खाटू श्याम जी ने तो भैया शीश चढ़ा दिया अपना, इसीलिए तो कहते हैं शीश के दानी। तुम अपना हाथ ही चढ़ा के दिखा दो यहाँ से। अरे भैया, होली पे यूज नहीं कर सकते हो आप ब्लीचिंग पाउडर का, है? 3 बार कह चुका हूँ। ठीक है, नहीं कर सकते हो। आइए। कागज एवं कपड़ा उद्योग में। और एक लास्ट लिख लो और खत्म करते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म बनाने में। सर ये वही क्लोरोफॉर्म है ना, जिससे बेहोशी आती है? जी हाँ, ये वही है। चलो, एक और क्या बच रहा था भाई? एक तो CaCl2 हमने पढ़ लिया, एक और क्या बच रहा था इसके बाद? कैल्शियम कार्बोनेट बच रहा था क्या, CaCO3? देखो, CaO मैंने पढ़ा दिया था, मुझे याद है। CaOH ट्वाइस मैंने पढ़ा दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O पढ़ा दिया था। CaSO4 पॉइंट क्या बचा था? मुझे लग रहा है CaCO3 ही बचा था शायद, है ना? सर जी, उनके पास शक्ति थी, हमारे पास थोड़ी है। तो भैया, है ना, आप नकारात्मक चीजें भी क्यों पी रहे हो? जब आपको पता है उनके पास शक्ति थी इसलिए उन्होंने, तो भैया फिर भय है? ये भोले का प्रसाद है, भांग पी ली, ये पी ली। तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास नहीं है तो। समझ में आ गया ना? चलिए, हाँ, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। भाई ये जो CaCO3 है, इससे क्या क्या चीजें बनी हुई है? ये मैंने पढ़ा दिया था यार, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। अंडे का कवच। ठीक है।
शंख। समुद्री जीव के भाई कंकाल। मार्बल संगमरमर। ठीक है। तो ये होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CaO बनता है और साथ में गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस गैस का निष्कासन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इसका निर्माण या फॉर्मेशन कैसे करते हैं? चूने के पानी में CO2 गैस मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। अब चूने का पानी क्या होता है? CaOH ट्वाइस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो ये बनता है CaCO3। और पानी यहाँ पर अलग हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया किसके साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है? तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है। आप राजस्थान से हैं। एक वर्ड और यूज होता है कभी कभी, खड़िया। ठीक है। तो खड़िया क्या होता है आपसे कभी पूछ ले तो मार्बल का ही एक प्रकार होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो मोती वगैरह होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? तो मोती भी इसी के बने होते हैं। जो सीप वगैरह के जो मोती निकलते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही होते हैं। ठीक। चलिए, यूज क्या होते हैं इसके? कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहाँ पर करते हैं? चूना उद्योग में, सीमेंट में। चूना उद्योग में, कांच उद्योग में, सीमेंट उद्योग में। और कहाँ कर लेंगे भैया? धावन सोडा में। ठीक है, क्योंकि सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने में धावन सोडा में, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं भवन निर्माण में। ठीक है, आयरन के निष्कर्षण में इसका यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा पैमाना नहीं होता है। यही चीज थी, इन्हीं में से शायद कोई एक आध पॉइंट छूट गया होगा, वहीं पर ऐड कर लेना। बाकी तो मैंने इस सबको करा दिया था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारा हो चुका है। एल्यूमिनियम के बाद अगले पे चलते हैं कि भाई अगला कौन होगा। तो एल्यूमिनियम अच्छे से पढ़ लिया। एल्यूमिनियम के बाद किसको लेते हैं? मैग्नीशियम तो हो गया था, मैग्नीज को ले लेते हैं, Mn जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मैग्नीज की। मैंगनीज। मैंगनीज। ठीक है। मैंगनीज की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक बेटा मांगे का Mg अलग होता है। एटॉमिक नंबर 25 हो गया और द्रव्यमान लगभग 55 के आसपास होता है। तो हम सभी जानते हैं कि मेटल अर्थात ये एक धातु है। धातु है तो कौन से ब्लॉक की धातु है भैया? कौन से समूह में आता है? D ब्लॉक में आती है और ग्रुप नंबर 7 में आती है। और पीरियोडिक टेबल के D ब्लॉक में। जब हम मैग्नीज के बारे में पढ़ रहे थे तो मुझे एक चीज इसके बारे में आपको बतानी है। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील तो नहीं होती है,
लेकिन एक उच्च अभिक्रियाशील में इसको शामिल किया जाता है। प्रकृति में लोहे के साथ सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। एक लोहे का एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं पायरोल्यूसाइट। तो पायरोल्यूसाइट अयस्क जो होता है वो कार्बन होता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम होता है। इनमें मुख्य रूप से ये चीज होती है, मतलब मुक्त अवस्था में इतनी देखने को हमें नहीं मिलती है। नॉर्मली जब ये पहली बार जमीन से निकलती है तो ऐसी दिखती है, मटमैली प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है? मटमैली प्रकार की होती है, ज्यादा विशेष कोई गुण नहीं होते। ठीक है। और MnO2 का यूज सबसे ज्यादा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कभी आपने नाम सुना हो, तो इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं? ऑक्सीडेसिंग एजेंट के रूप में MnO2 का यूज करते हैं। बाकी इसके कोई विशेष चीज़ तो मुझे लगती नहीं है कि बहुत ये चीज़ आपको पढ़ानी चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं है इसके बारे में विशेष। ठीक है। हाँ, अब इसके सीधे कंपाउंड पर आते हैं, यौगिक पर आते हैं। कोई पूछी जाए एग्जाम में तो इसके यूज भी बताऊं, नहीं तो क्या ही मतलब है कॉपी भरने का। तो कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड में भी मिक्स कंपाउंड जो है, पहला KMnO4, है ना। ये पोटेशियम का भी है तो मैग्नीज का भी है, दोनों का साथ में कंबाइन होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं। इसे लाल दवा कहते हैं। लाल दवा के रूप में KMnO4 को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेशियम पाउडर है, जब हम इसे पानी में घोलते हैं तो गुलाबी तथा बैंगनी रंग का, है ना, मोस्ट प्रोबेबल दिखाई देता है। लेकिन पाउडर फॉर्म में कैसा दिखता है? या तो गुलाबी होगा या बैंगनी होगा। ये KMnO4 जब पाउडर होता है, जब इसको पानी में मिला दिया जाता है तो या तो ये रेड दिखेगा, और इसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो ये पिंक दिखेगा, गुलाबी दिखेगा। तो इसलिए इसे लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जल में जब इसे घोला जाएगा पानी में तो ये बिल्कुल कैसा दिखाई देगा? रेड कलर का दिखाई देगा। मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो स्किन वगैरह चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोग के इलाज के लिए इसका यूज में लाया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में यूज होता है, दूषित जल के उपचार में यूज होता है। बहुत सी जगह पर क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ऐसी जगह पर जो अनटच्ड होती है, तो वहां हमको पाँव निकाल करके, है ना, इस KMnO4 के पानी में डालकर निकालने पड़ते हैं कि अगर कोई कीटाणु आप ले जा रहे हो तो नष्ट हो जाए, उधर से कोई आ रहे हैं तो नष्ट हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इससे मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाता है, लाल दवा किसे कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यूज कहां पर करते हैं इसका? बहुत बढ़िया। पहला यूज चर्म रोग में उपयोग। चलिए, दूसरा यूज कीटाणुनाशक के रूप में, छोटे मोटे जीवों को मारता है तो वहां पर यूज किया जाता है। और कहाँ करते हैं? दूषित जल के उपचार में, वाटर ट्रीटमेंट कह लीजिए, सिंपल सी बात। कहाँ करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, और कहाँ कर सकते हैं? तो ये कभी कभी क्लोरीन के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन इससे नहीं बनती है क्लोरीन, ये चीज ध्यान रखिए। तो प्रयोगशाला के अंदर कभी क्लोरीन गैस बनानी होती है तो किसका यूज किया जाता है? KMnO4 का, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं करते। तो मैग्नीज के बारे में सिंपल सा इतना ही था। इसके अलावा एक आध अयस्क और होता है, लेकिन वो कभी पेपर में नहीं आते, इसलिए मैं नहीं करवा। अगले पर आते हैं यहाँ से। आयरन या लोहा, सिंबल इसका Fe होता है। Fe मतलब फेरस होता है। एटॉमिक नंबर इसका प्यारी दोस्त 26। और द्रव्यमान इसका लगभग लगभग कितना होता है? 56 के आसपास। ठीक है।
फेरस या लोहा भी कहा जाता है। अब लोहे की बात की जाए तो सबसे पहला बिंदु, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु। वर्तमान समय में ये एक ऐसा मेटल है जिसका उपयोग पूरा वर्ल्ड सबसे ज्यादा कर रहा है। ग्रुप 8 आवर्त 4 डी ब्लॉक का सदस्य होता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है। जब हम इस लोहे की बात करते हैं तो लोहा क्या एकदम प्रकृति में स्वस्थ रूप में पाया जाता है? नहीं। अर्थ के क्रस्ट की अगर हम बात करें भूपर पट्टी में, तो एल्यूमिनियम के बाद दूसरा पाया जाता है। ठीक है। वही जब हम अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी की भूपर पट्टी या अर्थ के क्रस्ट में सेकंड नंबर पर जो मेटल पाया जाता है या धातु पाई जाती है, ठीक है, वो यही है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो सबसे ज्यादा पढ़ा है। वो कोर क्षेत्र होता है ना, या आप इसे कह सकते हैं पृथ्वी का केंद्र। तो जो पृथ्वी का केंद्र होता है वहां पर लोहा या आयरन सर्वाधिक होता है। तो पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वहीं पर ये लिक्विड अवस्था में होता है, जो मेग्मा लावा वगैरह आप जो पढ़ते हो ना, ये सारी चीजें उसी में होती हैं। ठीक है। आज का समय हो गया है। अब लोहे के जो अयस्क हैं वो हम कल करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या चीज़ होती हैं, कैसे होते हैं, और थोड़े बहुत और हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आज कभी हो सकता है तो पीपीटी बनाता हूँ, लेकिन फास्ट ठीक रहा तो, नहीं तो एक दो क्लास ज़्यादा होगी और क्या ही होगा। ठीक है। इनको याद करने का तरीका, इनको याद करने का तरीका, एक काम करिए, आप रोज के 2 कंपाउंड उठा लीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अभी नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, समझते चलिए, रोज के 2 कंपाउंड, है ना, या फिर ऐसा करिए एक तत्व के कंपाउंड डेली याद करना है। जैसे आज एल्यूमिनियम के कंपाउंड कर लिए, एक दिन कैल्शियम के कर लिए, एक दिन सोडियम के कर लिए, एक दिन पोटेशियम के कर लिए। तो एक दिन एक तत्व के कंपाउंड याद कर लो, लिख लिख के करना हो, जैसे भी श्याम दाम दंड भेद सूत्र तेरे नाम का। तो एक एक दिन एक एक कंपाउंड उठा लो। ठीक है, एक साथ तो नहीं होंगे क्योंकि आप इधर का उधर घुसाओगे, है ना, पता चलेगा एल्यूमिनियम के यूज कॉपर में घुसा रहे हो, कॉपर के कहाँ घुसा रहे हो। तो अपन अभी तो समझ लो कि ये ऐसे चीज होती है और डेली इनको लिख लिख करके याद कर लो, ज्यादा नहीं करना। जैसे भैया आज ना ये नियम बना लो कि रोज एक याद करूंगा, इस टॉपिक से रोज एक कंपाउंड, एक पूरा के पूरा। जैसे कि अभी यहाँ देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, मैग्नीज पढ़ा, तो आज मैग्नीज का ये पूरा पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया, मैं मैग्नीज याद करूंगा, अब ये चाहे कितना भी बड़ा हो। तो है ना, एक आध महीना तो लगेगा ही नहीं आपको, क्योंकि 25-30 तो हम पढ़ेंगे मुश्किल से, तो 20-22-23-24 दिन में आप इनको पढ़ लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।